हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। तो सबसे पहले उन सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों को बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। भाई पेपर केवल प्रयागराज का कैंसिल हुआ है, वो भी बाद में डेट लगी हुई है, तो उनको तो थोड़ा टाइम मिल जा रहा है। बाकी जिनका भी पेपर है ऑल द बेस्ट, यही कहेंगे। जमकर फोड़ कर आना है बच्चों, अब की बार 90 प्लस पार करके ही आना है। तो चलिए चलते चलते हम एक बार फाइनल आपके बोर्ड एग्जाम के पूरे पैटर्न को समझ लेते हैं। जिनकी भी भाई मतलब जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर भाई बोर्ड एग्जाम का ये हूबहू सेम आपका पैटर्न होगा, कुछ भी बदलाव होगा ही नहीं। बस क्वेश्चन इधर उधर होंगे। यहां तक कि बहुत सारे व्याकरण के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। व्याकरण के अधिकांश क्वेश्चन 40 से 50 नंबर का पूरा मिला करके भैया पूरा का पूरा मिलेगा। व्याकरण का प्लस पत्र लेखन, आपका काव्यगत सौंदर्य, ये सारी चीजें ठीक है। और यहां तक कि गद्यांश पद्यांश और बहुविकल्पी प्रश्न भी काफी ज्यादा मैच करेंगे, इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो भैया इस तरह से बच्चों ये पेपर सेट नंबर होगा जो दिया रहेगा आपका कि भाई सेट का ये नंबर होगा 2025। ये सामान्य हिंदी का पेपर रहने वाला है, एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है। और आपका पूर्णांक भैया 70 नहीं है 100, ठीक है, मिसप्रिंट कर दिया बनाने वाले ने। तो भैया पूर्णांक आपका 100 रहने वाला है। और पहले ही पेपर में बच्चों आपको फोड़ कर आना है 100 में 100, क्योंकि रसगुल्लों हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम हमेशा से बताते चले आए हैं, अगर हिंदी आपका बेहतर हुआ ना तो बाकी अदर सब्जेक्ट भी ठीक ठाक होंगे। क्योंकि अगर हिंदी में 90 प्लस आपने फोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप भाई थोड़ा वीक भी हैं तो नंबर मैनेज हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। इसलिए आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूं समझना एक गोल्डन चांस है, इस मौके को भुनाना है। यहां पर भैया आपका रोल नंबर फिल करना होगा और यहां पर नाम, पूरा हूबहू सेम पैटर्न होगा इस तरीके से। और बाकी भैया बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें 15 मिनट आपको पहले पेपर पर बिताना है बच्चों। पेपर ढंग से 15 मिनट पढ़ लेना रसगुल्लों। इससे क्वेश्चन में भाई कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा याद है, किस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद भैया बात करें तो जो पेपर होगा आपका ये 2 खंडों में डिवाइड होगा, ठीक है, 2 खंडों में डिवाइड रहने वाला है। ठीक, आपके खंड का यहां से शुरुआत करते हैं। खंड का की बात कर ले भैया, तो जो खंड का होगा ये आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से होगा, बोले तो आपके किताब से मिलता जुलता होगा, पूरा किताब का ही। और जो खंड का होगा भैया ये 50 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का बच्चों? तो 50 नंबर का रहने वाला है। और खंड खा भी आपका 50 नंबर का रहेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में भैया आपका पहले का या का खा गा करके क्वेश्चन नंबर ये 1 का खा गा करके इस तरह से आपका 5 बहुविकल्पी हिंदी गद्य साहित्य से होगा। पहला क्वेश्चन, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन भाई करवा भी चुके हैं, हमने बोला ना इतने ज्यादा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्न के। इसके पहले भी 100 क्वेश्चन की सीरीज लाई, उसके पहले कम से कम 12 से 15 मॉडल पेपर हल करवा चुके। कहां से आएगा भाई, नहीं पूछा जाएगा बाहर का बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो साहित्य सहचर के लेखक है। आज आपका विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या महादेवी वर्मा। तो भैया ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? विकल्प है आपका कवि वचन सुधा, दूसरा है भैया विशाल भारत, तीसरा है बच्चों साहित्य संदेश, या फिर चौथा है हिंदी प्रदीप। देखिए पत्रिका से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो याद रखना। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी है? हिंदी प्रदीप। कौन सी है भैया? हिंदी प्रदीप है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो भैया तीसरा, एक मिनट, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका?
तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। अभी हम जो टॉप 100 क्वेश्चन लाए थे उसकी सीरीज में था भैया क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। विकल्प आपके सामने है परीक्षा गुरु, या फिर आनंद मठ, या फिर तितली, या फिर भैया गबन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भैया परीक्षा गुरु। भैया लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों ये क्वेश्चन कि सरदार पूर्ण सिंह भैया किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। विकल्प है बच्चों भारतेंदु युग, या फिर छायावाद युग, या फिर बच्चों द्विवेदी युग, या प्रगतिवादी युग। तो भैया ये सरदार जो पूर्ण सिंह हैं ये हैं भैया द्विवेदी युग के, ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को भाई देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है। तो इनमें से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है ये आपको बताना है। आपके विकल्प है बच्चों ध्रुव स्वामिनी, या फिर बच्चों आषाढ़ का एक दिन, या फिर कुटज, या फिर आत्मनेय पद। तो भैया कौन सा हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वो है ध्रुव स्वामिनी। इन्हीं की रचना आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, इरावती सारी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की विशेषता क्या है। तो छायावाद की विशेषता आपको बताना है भैया। विकल्प है आपका इतिवृत्तात्मकता, दूसरा है सिंगारिक भावना, या फिर सौंदर्य और प्रेम, या फिर बच्चों उपदेशात्मक वृत्ति। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसके पहले भी टॉप 100 वाले में बताए हैं भैया। सौंदर्य और प्रेम की भावना होती है। जैसे छायावादी कवि में जयशंकर प्रसाद को ही ले लीजिए, उनके भाई रचनाओं में जैसे श्रद्धा मनु हो गया रामायणी से, इसी तरह से भैया उनकी जितनी भी रचनाएं हैं ज्यादातर उनमें सौंदर्य और प्रेम का भाई मिश्रण है, ठीक। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। ये भैया का ओ भाई दूसरे का है बच्चों, दूसरे का, ठीक है, दूसरे का नंबरिंग करना भूल गए हैं। तो पहले के का खा गा करके इस तरह से 5, अब दूसरे का भैया ये सारे के सारे काव्य साहित्य से हैं, ठीक है। तो भैया पहला हो गया दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो भैया कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है ये आपको बता देना है बच्चों। विकल्प है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है भैया विनय पत्रिका, तीसरा है साकेत, और चौथा है कामायनी। तो भैया ये जो विनय पत्रिका है ये भैया किस काल की रचना है। तो ये भक्ति काल की रचना है, ठीक है भैया, भक्ति काल का एक ग्रंथ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। 1 मिनट भाई। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। विकल्प है आपका निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर बच्चों जयशंकर प्रसाद, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर अज्ञे जी। तो भैया प्रयोगवाद के प्रवर्तक की बात कर लें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनामिका के रचनाकार हैं कौन है। ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। अनामिका के रचनाकार कौन है। विकल्प है आपका अज्ञेय, या फिर भैया निराला, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो अनामिका जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। रीतिकाल को और किस काल के नाम से जाना जाता है। विकल्प है आपका श्रृंगार काल, दूसरा है स्वर्ण काल, तीसरा है भैया उद्भव काल, और चौथा है बच्चों संक्रांति काल। तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो है श्रृंगार काल। क्या है भैया, श्रृंगार काल है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से मेरे प्यारे रसगुल्लों आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। आई बात समझ में भैया।
तो आपको इस तरीके से फोड़कर आना है। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर हम 2 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नंबरिंग करना भूल गए हैं भाई, ये तो सब में। क्वेश्चन नंबर 3, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें भैया आपको यहां पर 2 दिया जाएगा, अथवा करके, इसलिए और भी ज्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है, इसका बेनिफिट यही है कि अथवा करके आएगा, 2 आएगा, 2 में एक तो आप कर ही सकते हो आराम से। कहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई किसी एक को, ठीक है, इसके नीचे भी एक है, अभी देखेंगे, तो पढ़ लेना है। और वैसे भी ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, और किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली 100% श्योर है आएगा, इतना याद रखना बच्चों। अब ऐसा नहीं कि बस ये मॉडल पेपर है, नहीं, मॉडल पेपर पे मत जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ठोस वाले हैं, एकदम 100% सॉलिड नंबर वाले हैं, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना याद रखना। कह रहा कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, और राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर आप देखें, अब आते हैं भैया क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला कह रहा है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो भैया राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, ये पहला क्वेश्चन कर रहा है। तो जरा गौर से देखिएगा, कहीं कहीं पर है, हाँ भैया यहां देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। मिल गए 2 नंबर, क्योंकि इस गद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर देकर जाएगा। इस तरह से भैया आपके टोटल 10 नंबर आपके जेब में होंगे। तो पहले वाले का आंसर मिल गया ना, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संस्कृति, क्या होगा कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय द्वारा। ठीक है, तो ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना बच्चों, आप वहां पर पूरा लिखेंगे कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। आई बात समझ में, इस तरीके से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन भैया कह रहा है कि संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है। तो देखिए कहीं पर लिखा है मस्तिष्क की बात कर रहा है भैया, ठीक है, देखिए कहीं पर लिखा है, हाँ देखिए, क्योंकि देखिए कह रहा है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो कह रहा है कि संस्कृति जन का मस्तिष्क कैसे है, तो भैया मतलब किस प्रकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया क्योंकि बिना संस्कृति, लिखेंगे आप पूरा ऐसे पहले कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, क्योंकि बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती है भैया, ये चीज है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देख रहे हैं ना बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों और आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन की संस्कृति से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या समझते हैं। तो देखिए संस्कृति क्या होती है, तो यहां पे संस्कृति का मतलब है जन की संस्कृति, मतलब जन के मानसिक व आध्यात्मिक, ठीक है, जगह है नहीं इसी में, मतलब जन के मानसिक व, ये आप कह सकते हैं सामाजिक अभ्युदय। ठीक, यानी जन के मानसिक और सामाजिक, मतलब या जन का मानसिक और सामाजिक
जो अभ्युदय होता है यानी उदय होता है, जो उसमें जो अग्रसर वृद्धि होती है वही क्या है, संस्कृति होती है। ठीक है, अपनी परंपरा को बनाए रखना, ठीक, वो होता है संस्कृति। तो इसको थोड़ा अपने तरीके से लिखेंगे। अब आगे आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, इतना तो पहले स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए बच्चों, वैसे अब क्या जरूरत है भैया, केवल लास्ट टाइम है तो आप देख लीजिए। बस आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास और अभ्युदय का अर्थ लिखिए। तो भैया विकास और अभ्युदय का अर्थ लिख देना है कि विकास का मतलब क्या है और अभ्युदय का मतलब क्या है। तो देखिए विकास का मतलब होता है प्रगति, अभ्युदय का मतलब उदय की ओर, उदय की ओर, ठीक, या आगे की ओर ले जाना, वो अभ्युदय होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों की दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों अगर हम शीर्षक की बात करें तो इस भाई जो चैप्टर है इसका शीर्षक क्या है, अर्थात इसका पाठ का नाम क्या है, तो जगह जगह पर राष्ट्र की बात कर रहा है भैया। तो ये कौन सा चैप्टर है, तो ये है राष्ट्र का स्वरूप। किसका है भैया, राष्ट्र का स्वरूप है। और किसका चैप्टर है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किनका है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। तो आई बात समझ में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों। आई बात समझ में ना भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वैसे आदत पड़ गई है, अब जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट की। अब हो गया ना। चलिए तो ये तो आपका एक हो गया। अब अथवा में, क्योंकि अब तो पूरा सॉल्व करवा के ही रहेंगे भैया, आप पेपर देने जा रहे हो, तो अथवा में भी एक दिया गया है। तो जैसे मान लेते हैं आप पहला ना करो, भैया आपका मन नहीं है कि आप पहला ना करो, तो आपके सामने एक और ऑप्शन होगा, दूसरा करिए। दिया है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है और भाषा के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकास मतलब विकास मतलब ये विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, कह रहा है कि दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पर रुख डालते हैं कि किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। तो देखिए बच्चों, किसके अभाव में, तो देखिए कहा है कि शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या है भैया, दुरूह है। तो मिल गया पहले वाले का आंसर। इसमें अब कुछ नहीं करना बच्चों आपको, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, ठीक है हम लिख दे रहे हैं यहां पर, इसका आंसर हो जाएगा कि शब्द के अभाव में, शब्द के अभाव में, ठीक है। तो भाई आप पूरा लिखेंगे कि शब्द के अभाव में ही भाषा का अस्तित्व दुरूह है, बस इतना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नए शब्दों का गठन कैसे होता है, तो जरा गौर फरमाइएगा बच्चों यहां से। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। तो नए शब्दों का गठन कैसे होता है रसगुल्लो, तो लिखेंगे कि अनजाने में अनायास, अनायास होता है, अनायास ही होता है। तो आप मतलब ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखिएगा रसगुल्लों। फिर से बोल रहे हैं, आप लिखेंगे जब आएगा तो नए शब्दों का गठन अनजाने में अनायास ही होता है, इस तरीके से लिखना है। कह रहा है कि किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया किन विदेशी भाषाओं से, जरा देखिए, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से हम उधार लिए, मतलब उधार लिए गए हैं। तो यहां पर दिख रहा है ना आपको अंग्रेजी, अरबी, फारसी। तो यहां पर भैया किन भाषाओं से, तो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ठीक है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। तो पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट
भाषा की इकाई, भाषा की साधारण इकाई क्या है? ठीक है, तो इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा भैया। अब देखिए आगे कह रहा है, ऊपर ही सबसे पहली लाइन जरा गौर से देखिएगा कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। तो भाषा की भाई साधारण इकाई क्या है बच्चों? तो शब्द है। आंसर मिल गया ना। तो यहां पर भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे शब्द। तो ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, आपको लिखना है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। अब गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भैया इस चैप्टर की बात कर ले तो चैप्टर का शीर्षक क्या है और भाई इसके लेखक कौन है, ये आपको बता देना है। तो शीर्षक चैप्टर का जो है भैया, ये है भाषा और आधुनिकता। क्या है? भाषा और आधुनिकता। आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता है। और उसके बाद भैया लेखक की बात कर ले, लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। आई बात समझ में रसगुल्लों? ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं आपका भैया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा ना बच्चों, वो आपका क्या होगा? काव्य साहित्य से बोले तो पद्यांश दिया जाएगा। अब इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों और इसका उत्तर देना है। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी 2 आएगा अथवा करके आएगा, 2 में कोई एक ही करना होगा। कह रहा कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुखगात। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात कर लें तो बड़ा सिंपल सा, ये एक बड़ा मजेदार सा पद्यांश है। बोल क्या रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। यहां पर जो श्रद्धा है मन के हताश मन को प्रेरित करते हुए या फिर उनके अंदर आशा की एक किरण जगाते हुए कहती हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने अत्यधिक क्लांत यानी थके हुए या एकदम सुस्त क्यों पड़े हुए हो। वेदना का या कैसा वेग, वेदना मतलब पीड़ा, अर्थात ये तुम्हारे अंदर ये पीड़ा कैसी है, तुम्हारे अंदर ये पीड़ा किस बात की है, इसका कारण क्या है। आह तुम कितने अधिक हताश, और आह आह मतलब यहां दुख प्रकट करते हुए कह रही हैं तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने अत्यधिक हताश क्यों हो, बताओ या कैसा उद्वेग। कि तुम्हारे अंदर ये जो मतलब हलचल है, तुम्हारे अंदर ये जो विभिन्न तरंगे निकल रही हैं, अर्थात इसका क्या कारण है। फिर आगे कह रहा है दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। यहां समझाती है तपस्वी, दुख की काली रात बीत जाने के बाद ही सुखों का एक नया सवेरा होता है। मैंने ऑलरेडी करवा चुके हैं ना, अब तो एकदम रट गया होगा कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद ही सुखों का एक नया सवेरा होता है। और कह रहा है कि भैया एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगा। तो अर्थात जिस तरह से दिन और मतलब दिन और रात के बीच में एक महीन पर्दा होता है और उस पर्दे के हटते ही तो प्रकाश हो जाता है, सवेरा होता है, उसी तरह से सुख और दुख में एक क्या होता है, महीन पर्दा होता है जिसके पीछे सुखों का सवेरा छिपा होता है। अब आते हैं प्रश्न पर बच्चों। भाई पहला क्वेश्चन है कि तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है। ये जो तपस्वी शब्द है किसके लिए, तो बच्चों एकदम सिंपल है, ये किसके लिए भैया, मनु के लिए, क्योंकि चैप्टर कौन सा है, श्रद्धा और मनु है, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो यहां पर ये मनु के लिए आप पूरा लिखेंगे कि तपस्वी संबोधन मनु के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, आह शब्द से किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो आह शब्द से भैया क्या है, तो यहां पर दुख को प्रकट किया गया है। ठीक है, दुख को प्रकट किया गया है। ठीक, तो आह जो है वो पीड़ा को, दुख को व्यक्त कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है कि दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात क्यों कहते हैं। ये कह रहा है कि दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात क्यों कहते हैं। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा कि जिस तरह, थोड़ा लॉन्ग होगा,
जिस तरह रात बीत जाने के बाद सवेरा होता है उसी तरह दुख के बाद सुख मिलता है। दुख के बाद भैया क्या है? सुख की अनुभूति होती है, अर्थात सुख मिलता है। अगला क्वेश्चन कि एक पर्दा या झीना नील का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है भैया, एक पर्दा या झीना नील, इसका मतलब है कि सुख और दुख के बीच में एक महीन पर्दा होता है। एक महीन पर्दा होता है। ठीक है, एक महीन पर्दा होता है। सुख और दुख के बीच में एक महीन पर्दा होता है, जिसके हटते ही सुखों का एक नया सवेरा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भैया पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए बच्चों। तो भैया पाठ का जो शीर्षक है वो कौन सा चैप्टर है? तो है आपका श्रद्धा मनु। कौन सा चैप्टर? श्रद्धा मनु। इसके कवि कौन है भैया? तो यहां लिख दे रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विगत ईयर में पूछा नहीं गया है। पूछा था तो यहां शॉर्ट से पूछा था, दुख की मतलब यहां पे शॉर्ट करके दुख की पिछली रजनी भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर टाइम है। हो गया ना? वैसे जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि भाई पेपर के पहले जब भी थोड़ा टाइम मिले एक बार देख लेना। ठीक, अब देखिए अथवा में क्या दिया है। अथवा में भैया एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पद्यांश दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। ठीक है, देखिए इसमें कह क्या रहा है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। यहां पर भैया कवि कह रहा है, मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहा है कि हे मनुष्य सावधान हो जाओ, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे। जो विज्ञान है वो एक मतलब जो विज्ञान है क्या है? एक तलवार की तरह है। इसे क्या है? तुम मोह स्मृति के पार अर्थात मोह माया तस्कर इसको फेंक दो, अर्थात इसके साथ खिलवाड़ मत करो। हो चुका है सिद्ध तू शिशु है अभी ज्ञान, ये साबित हो चुका है कि तू अभी बालक है और अनजान है, अर्थात नादान है। जैसे बालक होते नादान, उनको कोई चीज पता होता नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि तू अभी क्या है? शिशु है, नादान बालक है, तुम्हें फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं पहचान। अर्थात फूल कांटों से मतलब है, फूल का मतलब है भैया सुख और कांटों का मतलब दुख, और अर्थात अभी तुमको सुख और दुख मतलब नहीं पता। सुख और दुख से तुम अभी क्या हो? अज्ञान हो। फिर आगे कह रहा है कि खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, कि भाई तुम इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर के खेल नहीं सकते हो। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, क्योंकि इससे क्या है भैया? तुम अपने ही अंग को काट लोगे, इसकी जो धार है वो बड़ी क्या है भैया? तीखी है। ठीक है, वो बड़ी तीखी है। ठीक, अब इस पे आधारित प्रश्नों के चलिए हम उत्तर को देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है? अब समझिएगा कि भाई क्यों सावधान कर रहा है। यही ये कह रहा है कि यदि विज्ञान है तलवार, ठीक, तो सावधान क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि मतलब विज्ञान एक तलवार है। ठीक है, यानी कवि ने मनुष्य को सावधान इसलिए किया है क्योंकि जो विज्ञान है वो एक तलवार है। ठीक है, तो इसलिए उसको उससे साथ खेलने के लिए मना कर रहे हैं। कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है भैया? तो विज्ञान रूपी तलवार को। किसको? विज्ञान रूपी तलवार को, क्योंकि साफ साफ कहा है कि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक।
क्यों फेंक देने को, मतलब किसको फेंक देने को कहा है? तो भैया विज्ञान रूपी तलवार को। आगे क्वेश्चन है कि बच्चों की मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने बताया ना कि फूल कांटों की कुछ तुझे कुछ भी नहीं पहचान, क्योंकि मनुष्य को फूल और कांटों की कोई पहचान नहीं है। फूल और कांटों से मतलब हमने बताया ना कि सुख और दुख से। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि मनुष्य को, चाहे आप फूल कांटों ही लिख दीजिए वही, या मनुष्य को सुख और दुख की पहचान नहीं है, सुख और दुख की पहचान नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? भाई विज्ञान को, यहां पर देखिए विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? लिखेंगे क्योंकि मनुष्य अनजाने में इससे अपना नुकसान कर सकता है, अर्थात या फिर लिखेंगे अपना अंग काट सकता है। इसीलिए तो कहा भैया कि तीखी बड़ी धार है और इसे हाथ में लेकर मनुष्य नहीं खेल सकता, कट जाएगा उसका अंग। आगे क्वेश्चन है कि यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? भाई इसमें तो वो आपका दिया ही नहीं लेखक और कवि, मतलब चैप्टर का नाम वाला। ठीक है, तो भैया किस महाकाव्य का अंश है बच्चों? तो ये कुरुक्षेत्र का अंश है। ये मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, याद रखना, अभिनव मनुष्य से, और ये कुरुक्षेत्र महाकाव्य से लिया गया है। कहां से? कुरुक्षेत्र से। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, चलिए हट जा रहे हैं हम थोड़ा, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भैया क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, 5 के का और खा, ये भी दोनों 5-5 नंबर का होगा, 80 शब्दों में लिखने को कहेगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। जिसे आपके सामने विकल्प है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है भैया, एक तो मिस कर दिया, डायरेक्ट एक के बाद 3 लिख दिया, कोई एक और आपका दे देगा, जैसे भाई एपीजे अब्दुल कलाम या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कोई भी दे देगा। और इसको तो भी हम भाई इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, उसके पहले वाले भी में भी बता चुके हैं। भाई अब तो हर एक स्टूडेंट का आई थिंक ये भाई जो साहित्यिक परिचय है वो तो तैयार हो ही चुका होगा। उसके बाद भैया देखते हैं यहां आपका खा में जो होगा, खा में अगर हम बात कर लें तो खा में भी कहेगा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कर देना है। और अधिकतम शब्द सीमा 80, और ये भी 5 ही नंबर का पूछा जाएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर वात्स्यायन अज्ञे जी, या फिर मैथिली शरण गुप्त तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, भले ही नहीं दिया है लेकिन लगभग हर एक सेट में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा बोलेगा कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। फिर या फिर कहे भाई मतलब अथवा में कि पंच लाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण। तो भैया ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभार इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कभी कभार जो चीज हम सोच कर नहीं जाते हैं वो आ जाता है। तो भैया आज तक तो आपने कहानी का सारांश देखा और उसके बाद कहानी के उद्देश्य को देखा है, और वैसे भी हम पंच लाइट आपका, फिर उसके बाद बहादुर हो गया, लाठी हो गया, सब करवा ही चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताया, बहादुर कहानी का सारांश बताया। ठीक, अथवा में जैसे भैया पूछ रहा है पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा के कहानी मतलब नायक का, तो भैया पंचलाइट का जो नायक है वो गोधन है। तो कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, तो गोधन का चरित्र चित्रण लिख देना है। गोधन कौन है भैया, वो किससे प्रेम करता है, वो क्या करता है, उसका जीवन कैसा होता है, कैसे जीवन व्यतीत करता है, सारी चीजें हेडिंग लिख करके आप आराम से इत्मीनान से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भैया जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो खंड काव्य से होगा, और खंड काव्य का कैसे लिखना है वो हम ऑलरेडी करवा ही चुके हैं। तो जैसे खंड काव्य में आपका आएगा भैया
कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 ही रखना है, ज्यादा नहीं जाना, बहुत जाना है मैक्सिमम 100 शब्द में ही निपटा देना है। अगर ज्यादा लंबा खींचेगा तो उसको शॉर्ट करके अपने से लिख देना, क्योंकि बच्चों हमको टाइम का भी ध्यान देना है। हिंदी में क्वेश्चन तो लगभग आते रहेंगे, लेकिन टाइम कम पड़ जाएगा, बाद में वही फिर रोना होगा। आप लोग आओगे बोलोगे सर जी टाइम तो मतलब टाइम ही कम पड़ गया, क्वेश्चन तो सारे आ रहे थे। तो ये काम करना, बोर्ड हमको इसीलिए सजेस्ट कर रहा है कि इतने शब्दों में, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बच्चों ये 150-150, 200 शब्द लिखता है, तो हमको उतना नहीं जाना, क्योंकि उतना जाएंगे 2 क्वेश्चन का टाइम अकेले क्वेश्चन लेगा। भैया नंबर हमको 5 ही मिलने हैं, तो 80 शब्द में ही निपटा दो। अब ऐसा नहीं कि हम 100 शब्द में 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द में लिखेंगे, हमको 10 नंबर मिल जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जितना कहा है उतना करो, पूरा नंबर मिलेगा। जिसमें इसमें आया है जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिख देना है। अथवा में भैया आपका इस के नायक महात्मा गांधी का चित्रण, जैसे कहीं पर सत्य की जीत चलता है तो आप वहां के करेंगे, आपके यहाँ अगर रश्मिरथी चलता है तो उसके क्वेश्चन करेंगे। फिर आलोक वृत्त, ये तो भैया प्रयागराज का है, तो प्रयागराज का ही केवल कैंसिल हुआ है पेपर, तो भाई वहां के होने ही नहीं है, तो उससे सोचना ही नहीं है। बाकी अदर जिले में भी यही चलता है, ऐसा नहीं है कि केवल प्रयागराज, 5 से 6 जिलों में और चलता है, तो वहां तो आपको करना ही है। ठीक भी, जैसे त्यागपति है, श्रवण कुमार है, तो ये इस तरीके से भैया आपका जो खंड का होगा ना रसगुल्लों, वो 50 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं खंड खा पर। खंड खा पर आ जाते हैं। खंड खा भी भैया आपका 50 नंबर का ही पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। कहेगा भैया 8 के का में कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। टोटल ये 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 नंबर आपको संदर्भ से मिलेगा और उसके बाद जो 5 नंबर होगा भैया वो अनुवाद का मिलेगा। किसका? अनुवाद का। ठीक है, 2 नंबर संदर्भ का दिया जाएगा और 5 नंबर अनुवाद का। ठीक, जैसे एक दिया है तो अथवा में करके देगा, यही आपका भाई फायदा है। आपके पास विकल्प होगा कि दिए गए, मतलब ये नीचे दिया है कि धन्नो अयम भारत देशा यत्र सम्मूलशति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदेह संदोह प्रविशनी सुर भारती। फिर आगे कह रहा है कि विद्यमानेषु निखिलवेषु वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यमेव भाषा संस्कृत नाम लोके प्रतिता अस्ति। देखिए ये संस्कृत भाषा या महत्व से है। भैया क्या कह रहा है कि धन्नो अयम भारत देशा, धन्य है वो भारत देश, यत्र सम्मूलसति जनमानस यत्र सम्मूलसति, कह रहा है कि जहां पर भाई लोग जनमानस पावनी, लोगों को पवित्र करने वाली, भव्य अर्थात सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्द के संदोह को मतलब शब्दों का संदोह जो है उसको प्रकट करने वाली, सुर भारती अर्थात देववाणी, यह संस्कृत भाषा क्या है भैया? विराजमान है या फिर सुशोभित है। ठीक है, तो कह रहा है कि धन्य है वो भारत देश, धन्य है वो भारत देश जहां पर जनमानस को पवित्र करने वाली और अच्छे भावों को प्रकट करने वाली, शब्द के संदोह को प्रकट करने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी या संस्कृत भाषा क्या है? मतलब सुशोभित है। आगे कह रहा है विद्यमानेषु अर्थात वर्तमान में या विद्यमान समय में, ठीक, निकलेशपि वाङ्मयेषु, कह रहा है कि विद्यमान समय में भी इसका जो साहित्य है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कि वर्तमान में उपस्थित जो साहित्य है उनमें से आज भी इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिता अस्ति, यह भाषा संस्कृत मतलब यह भाषा संसार में संस्कृत भाषा के नाम से क्या है भैया? प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से कर देना है बच्चों। या फिर जैसे अथवा में आ गया है, आपको मान लेते हैं वो वाला नहीं करना है, आप अथवा वाला करिए। भाई मान लेते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, अथवा में है, क्योंकि यही तो फायदा होता है ना, विकल्प आपके सामने उपलब्ध होता है। कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानुकुर्वन, कह रहा है कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चतुष्पदा यानी चौपायों ने शेर को राजा घोषित कर दिया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को राजा घोषित किया। शकुनया स्वर्ण हंसम, और पक्षीगण ने स्वर्ण राजहंस को राजा घोषित कर दिया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से दुहिता
हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। कह रहा है उसके उपरांत स्वर्णराज हंस की जो पुत्री हंस पोतिका थी वो अत्यंत रूपवती थी अर्थात सुंदर थी। स तस्य वरम दात, और उन्होंने उसको ऐसा वर दिया अर्थात हंसराज ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को ऐसा वर दिया कि यत कि सा आत्मनिश्च रुचितम स्वामिनम विड़ात इति, कि वह अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है भाई, अपनी इच्छा अनुसार क्या करे, अपने स्वामी का चयन कर ले। और हंसराज तस्य वरम दत्वा, हंसराज उसे ऐसा वर दे करके हिमवत शकुनी संडे, ठीक है, सन्निपत, और वो क्या है हिमालय प्रदेश में पक्षीगण के मतलब पक्षीगण को क्या करते हैं भैया, एकत्रित करते हैं, ठीक है, सबको इकट्ठा करके ये बताते हैं कि भैया सभा का आयोजन होगा और ये कार्यक्रम रखा गया है, ठीक है, किसका, यहाँ पे वर चयन का। अब चलिए आपका जो खा वाला होगा ना वो संस्कृत पद्यांश होगा या फिर यूं कह लें श्लोक होगा। ये भी आपका भैया 7 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी थोड़ा दिमाग से उतर गया, इसके पहले वाले में संदर्भ बताना भूल गए, और वैसे भी कई बार तो बता ही चुके हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, भैया जिस चैप्टर से था, जैसे संस्कृत भाषाया महत्वम या उलूक जातम, जिस भी चैप्टर से है लिया गया है, बस ऐसा। भूल गए, सॉरी उसके लिए। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले भाई। हो गया। चलिए अब देखिए भैया, इसमें है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। यहां पर भी आपके सामने 2 है, देख सकते हैं, अथवा करके दिया है, और 2 में कोई एक ही करना है बच्चों। क्या करना है भैया, 2 में कोई एक ही। कह रहा है कि ना चौर्यहारम, ना चा राजहार्यम, ना भ्रातिभाज्यम, ना चा भारकारी, वै कृते वर्धते एवं नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के मतलब क्या है भैया, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है, मतलब जिस भी चैप्टर का हो नाम लिख देना है। अब अनुवाद में लिखेंगे ना चौर्यहारम, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, ना कोई राजा छीन सकता है, ना भ्रातिभाज्यम, ना तो भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है, ना चाभारकारी, और ना ही ये बोझ स्वरूप है। आगे कह रहा है कि व्यय कृते वर्धते, खर्च करने पर ये बढ़ता है, नित्य सदैव, यानी खर्च करने पर ही ये सदैव बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्या रूपी धन है सभी धनों में श्रेष्ठ है। अब आप इसका अर्थ नीचे से निकालेंगे, लिखेंगे कि विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में श्रेष्ठ है, ना इसे कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना भाइयों में इसको बांटा जा सकता है, और ना ही ये भार स्वरूप है, ठीक है, बस इस तरह से। अब अथवा में जैसे दिया है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही 2 से 3 मतलब 3 या 4 सेट में आया था ये वाला, कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कृति मतलब कृतित्मो क्वचित। देखिए कह रहा है कि जयंती ते माँ, ये किस चैप्टर से है, तो इसको लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब भाई कह रहा है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, कह रहा है कि लोगों की सेवा मतलब जयंती ते महाभागा, ऐसे महापुरुष की जय हो जो लोगों की सेवा में लीन होते हैं। कह रहा ऐसे महापुरुष की जय हो जो लोगों की सेवा में लीन होते हैं, अर्थात जिनका लक्ष्य ही होता है लोगों की सेवा करना। फिर कह रहा है कि और जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्तियों क्वचित्तम, कह रहा है कि जिनके जो कह रहा है जिनके यश रूपी शरीर को ना तो मृत्यु का भय है भैया, और ना ही कह रहा है और ना ही उनके क्या है जरा, यहां पे जरा का मतलब होता है बुढ़ापे का, ठीक है, और ना तो भैया मृत्यु का भय है और ना बुढ़ापे का डर है। अर्थात कह रहा है कि लोगों की सेवा में लीन उन महापुरुष की जय हो जिनके यश रूपी शरीर को ना तो बुढ़ापे का भय है और ना ही मृत्यु का भय है। अब समझ में आ गया, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा भैया, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा। 4 आपके सामने होंगे, किसी एक का कहेगा, अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कर देना है बच्चों। तो भैया किसी एक का, यहां पर जैसे होश उड़ जाना, तो सबसे जरूरी तो अर्थ होता है। होश उड़ जाने का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना या अचरज से भर जाना या हक्का बक्का रह जाना, ठीक है, या अस्तब्ध रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे महेश ने जैसे ही अपने फेल होने की न्यूज सुनी कि होश ही उड़ गए, बस हो गया। कोई भी बना सकते, मतलब कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई भाई महेश नाम का हो तो भैया परेशान मत होना, ठीक है। हम ऐसे ही एग्जाम्पल बोलते हैं, ना कि हमारा भाई काम है मतलब ये बोलना कि आप फेल हो जाओ क्या हो जाओ ना। हम तो सबके लिए दुआएं देते हैं दिल से, इसीलिए तो दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। अंधे की लकड़ी हो जाना का मतलब भैया होता है अंधे की लकड़ी हो जाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, ठीक है। जैसे भैया श्रवण कुमार अपने माता पिता के मतलब माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है भैया? दोहरा लाभ। क्या होता है? दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होता है? दोहरा लाभ, ठीक। जैसे भैया क्या है कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे दिनेश अखबार पत्र, भाई अखबार पत्र क्या है, लेता है पढ़ने के लिए, लेकिन बाद में उसे रत्ती के भाव बेच देता है। तो भैया आम के आम गुठलियों के दाम, एक तो लेके पढ़ भी रहा है और दूसरा बेच भी दे रहा है। तो दाल में काला होना का मतलब है संदेह, संदेह करना, संदेह करना, ये होता है दाल में काला हो जाना, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरीके से भैया आपका ये हो जाएगा आपका लोकोक्ति और मुहावरा। किसी एक का ही करना है, इतना याद रखना भैया। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब आपका जो है ये अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपठित गद्यांश के पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। ये आपका एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित टोटल 3 प्रश्न आएंगे और तीनों का भैया आपको उत्तर इन्हीं में से छांट कर लिखना है। ये किसी क्वेश्चन बैंक या किसी भी किताब या फिर अन्य कोई गाइड वगैरह से नहीं मिलेंगे, ये चाहे जहां से दे सकता है। ये आपको अपने से भैया अपनी क्षमता का प्रयोग करके अपना IQ लेवल जांचना है। आप खुद से इसका उत्तर दोगे, कोई इसमें हेल्प करेगा नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार कह रहा है कि मुक्तातंग होने का भी, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। और निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से है। कह रहा इस संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर हो नहीं हो सकती। साधु से साधु कह रहा प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या फिर कह रहा है कि भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो आपका एक बड़ा सा लंबा चौड़ा सा दिया है। अब इस पर आधारित भैया आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कि यहां तुखी लिखा है, सुखी होगा, ठीक है। यहां पर ये भैया सुखी होगा, सुखी शब्द है, सुखी क्या होता है, ठीक। देखिए कह रहा सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है, ठीक है। आते हैं थोड़ा नीचे, कह रहा है कि भैया सुखी होने के साथ, ऊपर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी के अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांग का भी पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार कह रहा सुखी होने का प्रयत्न साध होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। तो भैया क्या होना? निर्भय होना भी।
कह रहा है सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध है, तो निर्भय होना भी प्रयत्न साध है। देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है, यहां पर है ना, ये देखिए, ठीक उसी प्रकार निर्भय होना भी, अर्थात निर्भय होना भी। तो भैया पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, निर्भय होना, निर्भय होना, ठीक है, लिखेंगे सुखी होने के साथ निर्भय होना प्रयत्न साध होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है, निर्भयता के साधन के लिए क्या करना अपेक्षित है। तो जरा नीचे आते हैं, तो भैया क्या करना अपेक्षित है, निर्भयता के साधन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। क्या करना, तो भैया दो बातें अपेक्षित है। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय ना हो और कोई हमें कष्ट, दूसरा है कि कोई हमें और कष्ट ना पहुंचा सके। तो भैया यहां पर कह रहा है कि निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है, तो दो काम। पहला, हमसे किसी को भय या कष्ट ना हो, भय या कष्ट ना हो, और दूसरा है भैया कोई हमें भय या कष्ट ना पहुंचा सके, ना पहुंचा सके। बस हो गया भैया, ठीक है, आसान होता है बच्चों, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किनसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं किनसे है भैया। देखिए क्वेश्चन आगे आते हैं, तो देखिए इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इनमें से एक का संबंध, इनमें से एक का संबंध। अब किनमें से, ये जो दो अपेक्षित बातें हैं, पहली वाली कि दूसरों को हमसे कोई भय या कष्ट ना हो, और दूसरा ये कि हमको किसी से कष्ट ना हो। तो इस कह रहा है इनमें से एक का जो संबंध है शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि शील और शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किससे है, तो वही जो दो बातें हैं उसका उत्तर भी वही है। भाई पहले जो हमें कोई मतलब भय या कष्ट ना पहुंचा सके, और दूसरा कि भैया हमको मतलब हमारे वजह से किसी को कष्ट या भय ना हो। बस हो गया। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा ना रसगुल्लों, ये आपका भाई अब जो होंगे पूरे के पूरे ये व्याकरण वाले, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का, 2-2 नंबर का। एक मिनट भैया, इतना मना करते हैं, जानबूझकर आप लोग कॉल करते हो, पता नहीं नंबर कहाँ से पा जाते हो क्लास के टाइम में इतना ज़्यादा, इसलिए फ़ोन ही पूरा ऑफ कर दिया। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। पहला है अंश और अंश, ये सारे करवा चुके हैं, अब छूटेगा नहीं कोई, इसीलिए हम बोल रहे हैं कोई नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। अंश और अंश विकल्प है भैया हिस्सा और कंधा, दूसरा है हिस्सा और अंकुर, तीसरा है कंधा और हिस्सा, चौथा है अंकुर और हिस्सा। इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा और इस वाले अंश का मतलब हिस्सा या भाग। तो कंधा और हिस्सा या कंधा और भाग कहाँ है भैया, तो ये है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात और वात, इसका क्या है। ठीक है, शब्द युग्म का बात और वात। विकल्प है बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और विकार। तो बात का मतलब होता है बात, अर्थात जो बोलचाल की भाषा है बातें हैं, और दूसरा वात का मतलब होता है हवा। तो बातें और हवा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बातें और हवा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका अनेकार्थी होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। क्या बोलेगा बच्चों कि किसी एक शब्द के भैया दो अर्थ लिखना है। आपके सामने भैया यहां पर दिए गए हैं। ठीक, ये बार बार कहेंगे किसी एक के ही दो अर्थ लिखना, चाहे आपको चार अर्थ याद हो, चाहे इन सबके अर्थ याद हो, किसी एक का ही। पतंग का मतलब क्या होता है, तो भैया पतंग का मतलब सूर्य भी होता है। पतंग का मतलब जो टिड्डा या टिड्डी होता है, ठीक, जो कीड़ी होती हैं। और उसके अलावा पतंग का मतलब होता है भैया और क्या चीज, पतंग नाव को भी कहते हैं।
ये हो जाएगा। तो भैया हमको 3 याद है, बट आपको चाहे 4 याद हो, लेकिन 2 ही लिखना है। जैसे नाग, नाग का मतलब क्या होता है भैया? तो एक नाग का मतलब होता है बादल, और एक नाग का मतलब हो गया भैया सांप। ठीक है, नाग का मतलब बादल और नाग का मतलब सांप हो गया। अगला वर, वर का मतलब होता है भैया श्रेष्ठ, और एक वर का मतलब होता है भैया दूल्हा। ठीक है, क्या होता है? दूल्हा, श्रेष्ठ और दूल्हा। ठीक है ना, समझ में आया? और एक वर का मतलब वरदान भी होता है भैया, एक वर का मतलब वरदान भी होता है। ठीक, तो ये भी थोड़ा परेशान करने वाले हो सकते हैं, बट अब काहे होना, हम हैं तो काहे का गम। चलिए आगे चलते हैं भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है। ठीक है, एक सही शब्द का चयन करके लिखना है भैया। देखिए विकल्प है आपके सामने, मतलब ये पहला क्वेश्चन है और इसके विकल्प दिए गए हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? मतलब अजय कहेंगे, या अजात शत्रु कहेंगे, या अजन्मा कहेंगे, या फिर अनंत। भैया जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत होता है, जिसे जीता ना जा सके वो अजय होता है, और जो कभी जन्म ना ही लिया हो वो अजन्मा होता है। बट जिसको भैया जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हो वो अजात शत्रु होता है। क्या होता है भैया? अजात शत्रु होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया? कह रहा है कि जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? बहुज्ञ, सर्वज्ञ, या फिर भैया बहुश्रुत, या फिर अनंत। तो भैया जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। याद रखना, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ होता है, और जो थोड़ा बहुत जानता है वो अल्पज्ञ होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को भी। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आपको शुद्ध करने वाला भाई दिया जाएगा। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा पानी पी लें भाई, खांसी बार बार आने लगती है। चलिए अब देखिए यहां पर भाई किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ऐसा बोलेगा आपको। ठीक है, तो किन्हीं 2 को ही शुद्ध करना है बच्चों, सबको मत कर देना। मैं भोजन कर लिया हूं, तो इसका शुद्ध क्या होगा? तो भैया होगा मैं भोजन भोजन कर चुका हूं, कर चुका हूं, ये सही होगा। ठीक है, इसमें आपका कोई भी, हमने बताया ना कि लिंग, कारक, कारक, वचन, इनमें त्रुटियां होंगी, कर्ता कर्म कुछ भी क्रिया वगैरह में। मैं कलम के साथ लिखता हूं, भाई कहां त्रुटि है? तो मैं कलम से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं होगा भैया, कलम से लिखता हूं, कलम के साथ नहीं। अगला, क्या मेरा तौलिया सूख गया? तो यहां पर भैया होगा क्या मेरी तौलिया सूख गई? तौलिया सूख गई, सूख गई होगा। अगला क्वेश्चन, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तो भैया ये मेरा बड़ा भाई नहीं कि मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, बड़े भाई आ रहे हैं। ठीक है, ये होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से भैया आपका वाक्यों में त्रुटि मार्जन होगा, यानी शुद्धिकरण वाला। फिर क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होगा काव्यगत सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार से। ठीक है, 2-2 नंबर का तीनों टॉपिक होंगे। 2 नंबर का भैया आपका रस होगा, 2 नंबर का अलंकार होगा, 2 नंबर का छंद होगा। तो जैसे श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखना है भाई। ठीक है, तो जैसे श्रृंगार रस है तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से क्या होता है भैया? रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब भैया बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी करवा चुके, इसके पहले वीडियो में भी, उसके पहले में, न जाने कितनी बार। अब उसके अलावा शांत रस है तो भैया इसका स्थायी भाव निर्वेद हो जाता है। ठीक, यानी ऐसा काव्य जिसको पढ़ने में कोई रस ही ना मिला, मतलब कोई ना तो वहां पे कोई सुख की बात हो, ना दुख की बात हो, ना तो कोई हंसी वाली बात हो, ना वीरता, तो जिसको बस ऐसे पढ़ते चले जाओ, वहां क्या होता है भैया?
शांत रस हो जाता है। जय। अब अगला है अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार लिखिए। ठीक है, तो अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखना है। नेक्स्ट है कि भैया दोहा छंद या फिर चौपाई छंद का लक्षण लिखना। दोहा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की छाई पड़े, मतलब जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित स्तुति होए। ठीक है, इस तरह से। और चौपाई है तो भैया ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो भैया जैसे हमने बताया ना कि बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, गहे भ्राण बिनु वास असेखा। या फिर भैया हमने बता दिया ना, जैसे आपको बताया था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए याद वही करो, बहुत सारे ऐसे नहीं। अब भाई रामायण में तो पूरा का पूरा भरा ही है चौपाई, इसी तरह से अन्य भी बहुत सारी चौपाई हैं। तो याद वही करो जो आसान हो, सरल हो, आपको उलझना नहीं। ऐसा नहीं कि भाई कोई और लिख रहा है ये वाला हम काहे लिखे, हम दूसरा लिख, नहीं, आपको जो याद है वही लिखो और जो सरल हो। इसीलिए कह रहे हैं ये ठोस वाले नंबर होते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा ना, क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा ये 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अब इसके पहले भी बता चुके हैं लेटेस्ट वीडियो में। अथवा में भैया अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र क्या है भैया लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो 2 आपके सामने विकल्प होंगे, तो आपकी मर्जी, दोनों में कोई एक लिखना है। उसके अलावा अब आते हैं 14 नंबर का जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है टोटल 9 नंबर का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में भैया निबंध लिख देना है। जैसे यहां पर भैया राष्ट्रीय एकता तथा वर्तमान समय में की अनिवार्य मतलब आवश्यकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या अर्थात बेरोजगारी। अभी इसके पहले भी बेरोजगारी का ही बताए हैं। देखिए बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया, महंगाई हो गया, सारे निबंध एक जैसे, सब में एक जैसे ही होता है, बता भी चुके हैं। जैसे मेरा प्रिय साहित्यकार, किसान मतलब जीवन की त्रासदी, इसके पहले जो हमने भी बताया है भैया किसान जीवन, भारतीय किसान की समस्या और समाधान, ये वही वाला टॉपिक है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ठीक, अर्थात पर्यावरण संरक्षण पर। तो ये भी आसान होता है। किसी किसी में तो बच्चों 5-5 टॉपिक दे देता है, जैसे यहां दिया है, किसी में 4 देता है, तो 4 में 1 इतना आसान है कि करने लायक ही होता है। अब ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट होता है, आसान होता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न रहने वाला है। अब आपको फोड़ कराना है, तो भैया आपके पेपर के लिए अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे रसगुल्लों को, कि आप लोग जाइए एग्जाम में झंडा गाड़िए, MK सर इंस्पिरेशन का नाम और भी ज्यादा रोशन करिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।